नमस्कार, आज पूर्ण विराम में आप देख रहे हैं अपराध जगत और सरकार की कहानी। जी हां, जब अपराधी बेलगाम हो जाते हैं तो उनका इलाज करना जरूरी हो जाता है। प्रयागराज में जो शूट आउट हुआ उसने 90 के दशक की यादें ताजा कर दी। दिन दहाड़े जीटी रोड पर बम चले, गोलियां बरसाई गई, जिसमें एक अहम गवाह और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यह आरोप लगा अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर, लेकिन सरकार ने भी अब यह तय कर लिया है कि अतीक अहमद और उसके गैंग के खौफ पर पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। प्रयागराज की ये तस्वीरें बदमाशों की आतंक कहानी बयां करती हैं। राजूपाल हत्याकांड के गवाह की दिन दहाड़े हुई हत्या ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या पूर्वांचल में आज भी वैसी स्थिति है जो 80 और 90 के दशक में हुआ करती थी। क्योंकि उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड में गवाह था और दिन दहाड़े हुई इस वारदात का आरोप एक बार फिर लगा अतीक अहमद और उसके गैंग पर। अतीक अहमद वो नाम जो एक वक्त में दहशत पैदा करने के लिए काफी था। वो माफिया जिसकी तूती पूरे पूर्वांचल में बोला करती थी, और वो बाहुबली जो सियासत के रास्ते जरायम की दुनिया की सीढ़ियां चढ़ता गया। प्रयागराज शूटआउट मामले में उमेश पाल की पत्नी ने सीधे आरोप अतीक और उसके गिरोह पर लगाए, और इस घटना के अगले ही दिन सड़क से लेकर विधानसभा तक बवाल खड़ा हो गया। सीएम योगी ने कहा माफिया को उनकी सरकार मिट्टी में मिला देगी। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सीएम ने माफिया के खिलाफ प्रण लिया और कुछ ही दिनों में प्रयागराज से लखनऊ तक एक्शन शुरू हो गया। पहले अतीक के गुर्गे अरबाज को एनकाउंटर में ढेर किया गया, फिर सदाकत खान की गिरफ्तारी हो गई और बुधवार से शुरू हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर निकला तो 1 मार्च से 3 मार्च तक माफिया अतीक के साम्राज्य को रौंदता चला गया। सबसे पहले चकिया में अतीक के करीबी जफर के घर बुलडोजर चला। अतीक के कथित चाचा सफदर अली के घर को गिराया गया, जो गन हाउस का मालिक भी है। इसके बाद अतीक के फाइनेंसर कहे जाने वाले माशुकुद्दीन के घर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। जिस अतीक अहमद का नाम इस घटना के बाद सुर्खियों में आया, उस पर हत्या के प्रयास, अपहरण और वसूली समेत 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अतीक पर मर्डर का पहला केस 1979 में दर्ज हुआ था, जब वो 17 साल का था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस अतीक को लेकर इतना हो हल्ला हो रहा, उसे आज तक किसी भी मामले में सजा नहीं हुई। ये केवल अतीक की बात नहीं है, तमाम माफिया हैं। माफिया वही होते हैं जिनके पास हर तरह की शक्ति उपलब्ध होती है। उनके पुलिस में भी लोग होते हैं, उनके पास अच्छे वकील भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है, और जो गवाह होते हैं, आप देखिए ना कि इतना प्रमुख गवाह था जिसको सिक्योरिटी मिली थी, उसको भी मार दिया। तो इन लोग के हौसले बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन सज़ा जब होनी शुरू होती है तो एक संदेश जाता है, जो जिनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे हमारा कुछ नहीं होगा, तो वो हतोत्साहित होते हैं। केवल अतीक नहीं, अतीक के बाद भी माफिया पैदा होना बंद हो जाए। बताया जाता है कि राजनीतिक संरक्षण और बाहुबल के चलते अतीक सजा से बचता आया, लेकिन ये बात हजम नहीं होती कि यूपी में 6 साल से भाजपा की सरकार है और अतीक को अभी तक किसी भी मामले में सजा नहीं हुई। माफिया राज, गुंडा राज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। अतीक अहमद जैसे लोग कभी जीवन में जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, इसलिए कि समाज के लिए ऐसे लोग खतरा हैं। देखिए, अदालती कार्रवाई हो रही हैं और अदालत तो इंसाफ से ही काम करती है, और जाहिर है सरकार जैसा केस लड़ेगी उसी हिसाब से फिर कार्रवाई भी होगी। अतीक दहशत का दूसरा नाम है। गवाहों को धमकाना, डराना और ठिकाने लगा देना उसकी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। यानी अतीक अपनी धमक और डर दोनों कायम रखता है। उमेश पाल मर्डर केस में भी
यही कहानी सामने आई। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्यूर है, मगर इतने सारे आपराधिक मुकदमे होने के बावजूद भी सत्ता का संरक्षण मिलता रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 30 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, मगर जब जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो कहीं ना कहीं अपराध के साथ राजनीति का उदय हुआ। कांग्रेस पार्टी ने लगातार इसका विरोध किया है। अपराध राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर जिस तरीके का अपराधियों को सपा, भाजपा, बसपा जिस तरीके का बढ़ावा दिया, उसी का कारण है कि अपराधी आज सत्ता में बैठे हुए हैं। इस अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया, सांसद, एमएलए, एमपी बना करके, और आज 3.5 साल से ये गुजरात की जेल में बंद है। एक भी तारीख पर वो उत्तर प्रदेश नहीं आया, तो सजा कहां से होगी? ये कौन सी मिली भगत है बीजेपी की और अतीक अहमद की? अतीक अहमद जैसे माफियाओं को तो गुजरात जेल में पूड़ी कचौड़ी खिलाने का काम, कानून से बचाने का काम ये बीजेपी की सरकार कर रही है। जिन बदमाशों ने प्रयागराज की वारदात को अंजाम दिया वो अतीक के ही गुर्गे बताए गए और घटना के फौरन बाद गायब हो गए। इस मामले में रंगदारी मांगे जाने का भी एंगल सामने आया है। खबर है कि अतीक ने गुर्गों के जरिए उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। उमेश पाल ने इस मामले में 6 महीने पहले एफआईआर भी दर्ज कराई थी। अब पुलिस रंगदारी के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या रंगदारी न देने की वजह से मर्डर तो नहीं हुआ? ऐसा ही एक मामला बरेली जेल में बंद अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ पर भी दर्ज हुआ था। अशरफ के खिलाफ रंगदारी की शिकायत उमेश के करीबी सूरज पाल ने दर्ज कराई थी। सूरज पाल ने बताया था कि उससे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। हैरानी की बात तो यह है कि शिकायत करने के बाद जब आईजी ने दखल दिया तब 6 महीने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। यानी अतीक अहमद जेल में रहने के बाद भी रंगदारी का रास्ता नहीं छोड़ रहा। ये घटनाएं हो रही हैं अपराधियों द्वारा, तो उसमें अपराधियों के ऊपर जिस तरह बुलडोजर चलाई जा रही है, उनके घर को, मकानों को कुर्क किया जा रहा है, उनके ऊपर तमाम तरह के सरकार प्रयास कर रही है उनके जो अवैध संपत्तियां हैं उनको गिराने के लिए। तो यह कार्यक्रम, ये इस तरह का ये योजना पहले की सरकारों में नहीं होती थी। अगर पहले की सरकारों में होती तो मुकदमा लिखने के बाद इन सभी पर इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई होती तो आज ये पनप नहीं पाते। पनपाने वाले लोग आज उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं कि जो जिन लोगों ने पनप पाया उन अपराधियों को, आज वह सभी लोग आज चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज की कार्रवाइयां जो हो रही हैं, यह कार्रवाइयां पीड़ित परिवारों के लिए भी संतोषजनक नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि जब 44 साल पुराने मामले में अब तक अतीक को सजा नहीं हुई, तो फिर 24 फरवरी को हुए शूटआउट के मामले में कितनी रफ्तार से जांच और सुनवाई होगी? क्योंकि खबर यह भी है कि जिन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया वो नेपाल भाग चुके हैं। यानी अतीक के गुर्गे पुलिस से 2 कदम आगे चल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जिस दिन प्रयागराज में गोलीकांड हुआ उसी दिन राजनीतिक दलों के बीच सियासी जंग शुरू हो गई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगे। भाजपा और सपा की तकरार सदन से लेकर सड़क तक देखने को मिली। जब भाजपा ने सपा पर प्रहार करना शुरू किया तो सपा ने बसपा का नाम उछाल दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि सभी दल एक दूसरे दलों के दागी नेताओं की लिस्ट लेकर घूमने लगे, बयानबाजी करने लगे, ट्वीट करने लगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि छोटे अपराधी ही बड़े अपराधी बनते हैं, बेखौफ और बेअंदाज होते हैं। उन्हें पुष्पित पल्लवित कौन करता है, खाद बीज कौन डालता है? ये राजनीतिक दल के नेता और ये पार्टियां ही डालती हैं। उन्हें सोचना होगा। अतीक अहमद सियासत की वो उपज है जो आतंक बनकर लोगों पर टूट रही है। क्योंकि जैसे ही प्रयागराज शूटआउट में अतीक का नाम आया, इतिहास के पन्ने पलटने लगे। सीएम योगी ने सदन में सबसे पहले समाजवादी पार्टी को घेरा तो अखिलेश जवाब में मायावती का नाम खींच लाए। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं।
हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। सियासी बयानबाजी एक तरफ और इतिहास में दर्ज कहानी दूसरी तरफ, क्योंकि कहीं न कहीं सियासत ने ही अतीक अहमद को इतना बड़ा बनाया कि वो अपने आगे कानून और सिस्टम को भी पौना समझने लगा। 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बना। 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक भी बना। 1996 में इसी सीट से सपा ने अतीक को टिकट दिया और वो फिर से विधानसभा पहुंच गया। 2002 में अपना दल से चुनाव लड़ा और 5वीं बार विधानसभा पहुंचा। आज अपना दल एस भाजपा के साथ गठबंधन में है। इसके बाद 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो अतीक की सपा में वापसी हो गई। 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता भी एक बोलेरो खरीदी, 2 बंदूक की नाल दाएं बाएं निकाली और जब तक किसी न किसी को एक चट्ठा मार के नहीं आते तब तक लगता है उनके हाथ ही खुजलाया करते हैं। ऐसा निचले स्तर पर भी अनुभव किया गया है। देखिए, माफियाज हर पार्टी में अपनी पैठ बना लेते हैं, सारी पार्टियों में आ जाते हैं किसी न किसी तरकीब से। कोई भी पार्टी अछूती नहीं है इससे। अतीक सियासी सरपरस्ती में बड़ा हुआ वो माफिया है जिसने अपने बाहुबल के दम पर कभी लोगों को धमकाया तो कभी सरकार को झुकाया। अतीक पर से सरकार ने 2001, 2003 और 2004 के दौरान कई मुकदमे वापस लिए। इसमें डकैती के दौरान हत्या, SC/ST एक्ट, बलवा और गैंगस्टर एक्ट धाराओं में दर्ज जैसे मुकदमे थे। इसके अलावा 14 मामलों में गवाह के मुकरने या साक्ष्य न मिलने पर अतीक दोष मुक्त हो गया। 6 मुकदमे ऐसे थे जिसमें पुलिस ने जांच के बाद फाइनल क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी। एक मामले में तो पुलिस ने अतीक की नामजदगी को ही गलत बता दिया, जबकि CBCID ने भी एक मामले की जांच में 1986 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। 1995 में आर्म्स एक्ट के एक मामले में समय सीमा के अंदर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिससे अतीक के खिलाफ मामला खुद ही खत्म हो गया। एक जो मंडल एरा है उसके बाद का समय था जब जातिगत आधारों पर ही तमाम सारे निर्णय लिए जाते थे, चुनाव जीते जाते थे, चुनाव के लिए टिकट मिलता था। और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में इस तरह के जातिगत डिविजन्स के आधार पर ही अपराधों को भी संरक्षण दिया गया है। इस तरह के तमाम मामले और मुकदमे रजिस्टर भी हुए हैं। 2004 के बाद से माफिया अतीक के बुरे दिन भी शुरू हो गए। 2007 में जब मायावती की सरकार बनी तो अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 का इनाम रखा था, लेकिन इसे सियासत ही कहेंगे कि आज अतीक की पत्नी और प्रयागराज शूटआउट की नामजद आरोपी शाइस्ता परवीन बसपा में है, जिसे बसपा ने प्रयागराज से मेयर का प्रत्याशी भी घोषित कर रखा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने एक वर्तमान के सांसद को छोटी सी गलती पर अपने सरकारी निवास, मुख्यमंत्री निवास पर बुला करके गिरफ्तार करा करके जेल भिजवाने का काम किया था। लेकिन आज की जो वर्तमान की सरकार है ये अपराधियों के साथ साथ भ्रष्टाचारियों को भी बचाती है। आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। संरक्षण माफियाओं को बीजेपी देती है और समाजवादी पार्टी देती है। अतीक को कई दलों ने सियासी रूप से पाला। 2012 में जब अतीक जेल में था तो विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल से पर्चा भरा। अतीक के पास ये गढ़ बचाने का आखिरी मौका था, लेकिन बसपा प्रत्याशी ने उसे हरा दिया और उसकी हार में सपा प्रत्याशी ने अहम भूमिका निभाई। यानी अतीक कभी इधर रहा तो कभी उधर। देखिए, जब कमज़ोर सरकारें होती हैं, यानी गठबंधन की जब सरकारें होती हैं, तो माफियाओं को फलने फूलने का खूब मौका मिलता है। हमारे प्रदेश की जनता बहुत मासूम है, ये अच्छे और बुरे में उस तरह का फ़र्क नहीं करती जैसा करना चाहिए। ये क्रिमिनल्स को जेल में बैठे हुए भी क्रिमिनल्स को जिता देते हैं लोग। तो इसी वजह से माफिया अपना वर्चस्व बढ़ाता है, अपनी संपत्ति को बढ़ाता है और उसी संपत्ति के सहारे और क्राइम के सहारे ये पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लेता है। प्रयागराज शूटआउट के बाद अतीक पर फिर सियासत तेज हो गई है। भाजपा जहां सपा को सवालों के बीच खड़ा कर रही तो सपा बसपा का नाम उछाल रही। इस बीच मायावती ने भी अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वो MP और MLA आदि भी रहा, तथा अब राजू पाल की पत्नी भी BSP से सपा में चली गई है, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहराती थी। शाइस्ता परवीन अगर दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा।
अतीक अहमद का पूरा परिवार प्रयागराज शूटआउट मामले में फंसा है, लेकिन सियासत है जो किसी के भी दोषी होने का इंतजार करती है और दोषी होने या ना होने का फैसला कितनी जल्दी हो जाता है ये सब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रयागराज में बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतीक और उसके करीबियों पर लगातार चाबुक चल रहा है, लेकिन वो सियासत ही क्या जो हजम कर जाए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बर्क का कहना है कि सरकार केवल मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। 24 के चुनाव से पहले सपा सांसद मुस्लिमों को इस तरीके से एकजुट कर लेना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या सियासत इतनी गिर जाएगी कि अपराधियों में भी धर्म ढूंढने लगेगी। लोगों की नजर में अतीक अहमद सिर्फ और सिर्फ माफिया है, लेकिन जब सियासत की नजर से देखेंगे तो एक माफिया सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नजर आएगा। जब अपराध में भी धर्म की परछाई पड़ जाए तो ये बात चुभने वाली हो जाती है, और जब माफिया पर चलने वाले बुलडोजर पर पक्षपात की दुहाई दी जाने लगे तब भी ये बात चुभने वाली हो जाती है, क्योंकि संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अतीक अहमद को लेकर मुस्लिम वाले आंसू बहा दिए। ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। बुलडोज़र का व्हाट डज इट मीन? बुलडोज़र, बुलडोज़र से क्या मतलब है? क्या बुलडोज़र से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? हैं? अबे एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सफ में आ जाओगे। नहीं, आप कार्रवाई उठाकर देख लें। अगर कोई हिंदू भी या कोई और भी धर्म को मानने वाला किसी वर्ग का कोई भी आदमी रहा हो, अगर उसने समाज में अशांति पैदा करने का प्रयास किया है, कानून तोड़ने का प्रयास किया है, किसी के जीवन पर खतरा पैदा करने का प्रयास किया है या खतरा पैदा किया है, किसी ने जान ली है, तो चाहे किसी जाति धर्म मजहब का हो, उसके खिलाफ बुलडोजर चलता रहा है और कानून अपना काम करता रहा है। देखिए, बुलडोज़र का जो तरीक़ा है वो कानून के हिसाब से नहीं लगता। अगर अदालत इस बात का ऑर्डर देती है कि बुलडोज कर दिया जाए तो ठीक है, लेकिन खुद ही जज बन जाएं और बुलडोज़र चला दें, वो कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है। प्रयागराज में लगातार बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया तो सियासत की छाती फट गई, क्योंकि वोट बैंक के लिए नेताओं ने एक खास वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी शुरू कर दी। बर्क का मानना है कि कानूनी कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, लेकिन सवाल है प्रयागराज शूटआउट पर चुप्पी साध लेने वाले नेता बुलडोजर की कार्रवाई पर आक्रोशित क्यों हो जाते हैं? क्यों उन्हें 2 पुलिसकर्मियों की शहादत और एक गवाह की दिन दहाड़े हत्या दिखाई नहीं देती? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क अगर केवल ये बात करते कि बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर न्याय संगत नहीं है तो कुछ हद तक समझा जा सकता था कि वो न्याय संगत कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर ये बात हो जाए कि किसी अपराधी का तो ना धर्म होती है ना जाति होती है, अपराधी तो अपराधी होता है, लेकिन ये सोचिए कि वो कितना अपने समाज के लिए बुरा कर रहे हैं कि वो अपराधियों को अपने धर्म अपनी जाति का बता रहे हैं। जो काम अब तक ओवैसी करते आए हैं वही काम शफीकुर रहमान बर्क करते दिख रहे। सरकार जहां अपराधी को अपराधी मानकर कार्रवाई कर रही तो सियासत इसमें धर्म का मुद्दा ढूंढ लाई है, क्योंकि सवाल वोट का है और वोट ही 24 सत्ता दिलाएगा। नहीं, बुलडोजर की सियासत नहीं होनी चाहिए। देश में कानून है, देश में संविधान है, देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। बुलडोजर से तो नहीं देश चल सकता। संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन जब एक ये सिलेक्टिव कार्रवाई लगातार बीजेपी की सरकार करेगी तो निश्चित जो है इन पर सवाल उठेंगे। बर्क इससे पहले भी मुस्लिमों के नाम पर कई बार राजनीतिक आंसू बहा चुके हैं, लेकिन जिस शूट आउट पर पूरा प्रदेश गुस्से में भर गया, उस पर होने वाली कार्रवाई सियासत में चुभने वाला संदेश देती है।
ये तो श्री अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि जिन लोगों का कनेक्शन तालिबानियों से हो, पाकिस्तानियों से हो, बांग्लादेशियों से हो, दूसरे देश में जो भारत में आतंकवादी संरक्षण करने का प्रयास करते हैं, जिन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हो, जिन लोगों पर तमाम तरह के ऐसे मुकदमे हैं, साजिश करने का मुकदमा हो, ऐसे दल का मुखिया इस पे बोलने को तैयार नहीं है। अभी ये तो स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी अतीक अहमद के साथ खड़ी है। हर मामले के दो पहलू होते हैं और इस मामले में भी वैसा ही है। अतीक पर अब तक कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ, ठीक उसी तरह जैसे यूपी के कई विधायकों के साथ है। क्योंकि अगर सिर्फ आरोपों के आधार पर ही बुलडोजर वाला एक्शन और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो जाए तो आधे से ज्यादा विधायकों के घर मिट्टी में मिल जाएंगे। क्योंकि 2022 में जीतने वाले 403 विधायकों में से 205 दागी छवि के हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 51% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है और 158 यानी 39 मामले ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। गंभीर आपराधिक मामला मतलब हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध। हत्या का आरोप 5 विधायकों पर है तो 29 विधायकों पर हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज है। 6 विधायक ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध वाला मुकदमा है। इनमें से एक पर रेप वाला केस भी है। दाग के इस दरिया में कोई भी पार्टी पाक साफ नहीं, फिर वो भाजपा ही क्यों ना हो, क्योंकि भाजपा के 255 विधायक में से 111 यानी 44% आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। समाजवादी पार्टी के 111 में से 71 यानी 64% आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। रालोद के 8 में से 7 विधायक यानी 88% आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जबकि सुभाषपा के 6 में से 4 यानी 67% विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। यानी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जिनके विधायकों पर अपराध का दाग ना लगा हो। राजनीति में सब एक दूसरे को दागदार दिखाते हैं, लेकिन खुद के गिरेबान में झांकने की कोशिश कोई नहीं करता। माफिया पर हो रही कार्रवाई के बीच अखिलेश ने ट्वीट किया, खुद पर लगे केसों में खुद को माफ करने वाले मतलब माफिया देने वाले माफिया की बात ना करें। इससे पहले सदन में भी एक दूसरे पर मुकदमों को लेकर वार पलटवार हुआ था। अखिलेश ने जहां सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर मुकदमे वापस लेने के आरोप लगाए थे, तो सीएम ने विधान परिषद में जवाब देते हुए कहा था कि 6 साल में उन्होंने खुद पर से कोई भी केस वापस नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस पूरे विवाद के केंद्र में है माफिया अतीक अहमद का नाम, जिसका नाम ही खौफ की वजह बन जाता था। लेकिन अब वक्त और हालात दोनों बदले हैं, उसे भी सिस्टम से डर लगने लगा है। और इसकी खास वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने यह बयान दिया है कि अब अतीक की गाड़ी भी जल्द ही पलटने वाली है। क्या विकास दुबे की तरह अतीक अहमद की भी गाड़ी पलटने वाली है? या गुजरात से यूपी आते वक्त अतीक अहमद के साथ कोई अनहोनी होने वाली है? ये तमाम सवाल उठे हैं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के एक ट्वीट से, जिन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे माफिया अतीक अहमद घबरा गया है। सुब्रत पाठक ने ट्वीट किया था, उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित पुलिसकर्मी की हत्या सीधा उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। किसी की बुद्धि कब फिर जाए, मैंने विकास दुबे की बुद्धि तो फिरी थी, तो गाड़ी से भागने की उसने चेष्टा की और गाड़ी से भागने के चक्कर में फिर उसमें ड्राइवर के साथ में गुत्थम गुत्था हुई और जिस कारण से गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटने के बाद में वो भागा, भागने के बाद वो दुनिया से भाग गया। तो ये तो ऊपर वाले की व्यवस्था थी ना, उसकी बुद्धि फेर दी। किसकी बुद्धि कब ऊपर वाला फेर दे और उस बुद्धि फेरने से किसकी गाड़ी कब पलट जाए कौन जानता। बीजेपी के नेताओं के बयान का कोई मतलब नहीं है और इस तरह के बयानबाजी से बेहतर है कि ये लोग अगर चार्जशीट ठीक से फाइल करवाएं और उन सीसीटीवी कैमरों को एक्टिव करा के रखते जो प्रयागराज में लगे हैं, जिनमें तो कुछ कैमरों में तो कैद हुई हत्या की तस्वीरें, लेकिन भागते हुए तस्वीरें कैमरे में कहाँ हैं, वो भी सामने आना चाहिए। और क्राइम को ख़त्म करने के लिए आपको चौतरफा वार करना चाहिए। बयानबाजी जो जिस तरह के पॉलिटिकल लोग देते हैं, केस को खराब करते हैं। विकास दुबे ने भी पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, ठीक उसी तरह प्रयागराज मामले में भी 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई। अब सवाल है, क्या प्रयागराज कांड का अंजाम भी कानपुर के बिकरू कांड जैसा ही होगा? ये सच्चाई है कि अतीक अहमद को ऐसा संदेश सरकार देगी
जिससे उत्तर प्रदेश में फिर कभी कोई माफिया ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। अब ये उन्हें पता होगा भाजपा वालों को कि कब पलटेगी गाड़ी, हमें तो इसका इल्म नहीं है। हर किसी के गुनाह का हिसाब यही होता है। अगर अतीक ने गुनाह किया है तो हिसाब भी यही होगा, क्योंकि कानून के दर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं। पूर्ण विराम में आज बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।